नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज का जो डिस्कशन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्न आप लोग के लिए तैयार किया गया है ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर किसी अलग डिपार्ट की तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो ऐसे टॉपिकों को और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करके आपके बीच में लाकर डिस्कशन करता है, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो जाए, और ऐसे प्रश्न को लाकर डिस्कशन करता है जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक हो। वह दोस्तों, सक्सेस पॉइंट @ से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसी लगती है। वह दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट @ पे हर तरह की प्लेलिस्ट बनाई गई है सब्जेक्ट की, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। आपकी सुविधा के लिए हर तरह के सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है, यहाँ तक कि उससे संबंधित पढ़ने के बाद उससे संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। पहला ऑप्शन है तालाब, बी ऑप्शन है समुद्र, सी ऑप्शन है महासागर और डी ऑप्शन है झील। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, इसका उत्तर दीजिए। आपके ऑप्शन है तालाब, समुद्र, महासागर, झील। पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। तो दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो होता है महासागर। तो ऑप्शन आपका सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में गधों का अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ लगता है। आपका ऑप्शन है जौनपुर, जबलपुर, जयपुर, गांधीनगर। बस में दोस्तों, गधों का जो अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है। आपका ऑप्शन है जौनपुर, जबलपुर, जयपुर, गांधीनगर। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। भारत में गधों का अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों, भारत में गधों का अंतर्राष्ट्रीय मेला जो लगता है वो जयपुर में लगता है। ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, फोन न्यू फ्लावर झील किस देश में स्थित है। ठीक है प्यारे दोस्तों, फान न्यू फ्लावर होगा, इसको ठीक कर लिया जाए दोस्तों। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है कि फान न्यू फ्लावर झील किस देश में है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी टॉपिक का अच्छे से डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है, और आपकी सुविधा के लिए हर तरह के सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी रखा गया है, जिससे आपको आसानी हो। तो आप चैनल को से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, ऑनलाइन प्रश्नों को भी पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाइए, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके। प्यारे दोस्तों, बात समझ आ रही है। प्यारे दोस्तों, फान न्यू फ्लावर झील जो स्थित है वो कहाँ स्थित है। फान न्यू फ्लावर झील स्थित है प्यारे दोस्तों चीन में। कहाँ स्थित है, चीन में। तो बी ऑप्शन पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि लघु लघु हिमकाल का समय था। लघु हिमकाल का समय क्या था। पहला ऑप्शन है 1644 से 1650, बी ऑप्शन है 1650 से 1870, सी ऑप्शन है 1870 से 1872 और डी ऑप्शन है 1872 से 1874। फटाफट से इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। लघु हिमकाल का समय क्या था। 1644 से लेकर 1650 तक, 1650 से लेकर 1870 तक, 1870 से लेकर के 1872 और 1872 से लेकर 1874। दोस्तों, फान न्यू फ्लावर झील जिस देश में स्थित है उसका नाम चीन है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है लघु हिमकाल का समय क्या था। तो लघु हिमकाल का समय जो था वो 1650 से लेकर 1870 था।
तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। और ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है प्यारे दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बाल्की अनुसंधान संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है झांसी, वाराणसी, पटना, दिल्ली। प्यारे दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अब जो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ वो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाल्की अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में, वाराणसी में, पटना में, दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि बाल्की अनुसंधान संस्थान स्थित है। बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्तों, उसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बाल्की अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो स्थित है झांसी में। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। बात समझ में प्यारे दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, उसका लाभ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए, प्रश्नों को देखिए, वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हैं तो हो सकता है कोई प्रश्न आपके आंखों से ओझल हो जाए और वो प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, फटाफट से जुड़िए। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, भारत में प्रवाल अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत में प्रवाल अनुसंधान संस्थान स्थित है। पहला ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर में, बी ऑप्शन है काकीनाडा में, सी ऑप्शन है फैजाबाद में और डी ऑप्शन है फिरोजाबाद में। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। भारत में प्रवाल अनुसंधान संस्थान स्थित है पोर्ट ब्लेयर में, काकीनाडा में, फैजाबाद में, फिरोजाबाद में। दोस्तों, भारत में प्रवाल अनुसंधान संस्थान स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कपूर प्राप्त करने वाले पौधे का नाम क्या है। ए ऑप्शन है सिपिया, बी ऑप्शन है कुकरौंधा, सी ऑप्शन है एडवर्जीनिया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। भारत में कपूर प्राप्त करने वाले पौधे का नाम क्या है। दोस्तों, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपको द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे ही मिल सकता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यहाँ तक कि अगर आप पेट और रेलवे की भी तैयारी करते हैं तो उन सबों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो भारत में कपूर प्राप्त करने वाले पौधे का नाम क्या है। पहला है सिकोया, बी ऑप्शन है कुकरौंधा, सी ऑप्शन है एडवर्जीनिया और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत में कपूर प्राप्त करने वाले पौधे का नाम क्या है। तो भारत में कपूर प्राप्त करने वाले पौधे का नाम है कुकरौंधा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह स्थान जहाँ शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। प्यारे दोस्तों, अब सारे प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट चल रहे हैं प्यारे दोस्तों। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। ए ऑप्शन है कर्क रेखा, बी ऑप्शन है मकर रेखा, सी ऑप्शन है विषुवत रेखा और डी ऑप्शन है अंटार्कटिका। पृथ्वी का ऐसा स्थान जहाँ शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि पृथ्वी का ऐसा स्थान कौन सा है जहाँ पे शीत ऋतु नहीं पाई जाती है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर या फिर अंटार्कटिका रेखा पर या अंटार्कटिक रेखा पर। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता। अगर आप चैनल से जुड़ते हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो आपको भी लाभ मिलेगा, दूसरे को भी लाभ मिलेगा। ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, बड़ी मेहनत के साथ वीडियो तैयार की जाती है। तो चैनल का सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाए रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो पृथ्वी पर वह स्थान जहाँ शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या फिर अंटार्कटिक रेखा। तो पृथ्वी का ऐसा एक स्थान है पृथ्वी पर जो शीत ऋतु जहाँ पर नहीं पाई जाती, वो है विषुवत रेखा, जिसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे आपकी सुविधा के लिए। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ने 199 प्रश्नों को भी अवेलेबल कर रखा है, हर टॉपिक को अच्छे से डिस्कशन भी किया है, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को भी तैयार किया गया है और आपके बीच में ऐसे प्रश्नों को तैयार किया गया है, ऐसे प्रश्नों को हल किया गया है जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा।
तो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है जोधपुर, सी ऑप्शन है जबलपुर और डी ऑप्शन है लुधियाना। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए प्यारे दोस्तों। केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जयपुर में, जोधपुर में, जबलपुर में या फिर लुधियाना में। मैं दोस्तों आपको बता दूं केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो स्थित है जोधपुर में, बी ऑप्शन पे। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मरुस्थल विकास योजना का वृहत्तम क्षेत्र आता है। आप ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, देहरादून, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो मरुस्थल विकास योजना का वृहत्तम क्षेत्र आता है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, देहरादून में या फिर आंध्र प्रदेश में। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे दोस्तों। प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप लगा पाएँ। वीडियो को स्किप किए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि आपके निगाहों से कोई प्रश्न छूट ना पाए। तो मरुस्थल विकास योजना का वृहत्तम क्षेत्र कौन सा है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, देहरादून, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों मरुस्थल विकास योजना का जो वृहत्तम क्षेत्र आता है वो जम्मू कश्मीर राज्य में आता है। तो ए जम्मू कश्मीर राज्य था पहले दोस्तों, अब वो केंद्र शासित बन गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है सौर सेल या इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है कोयला, सी ऑप्शन है सौर सेल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है दोस्तों आपकी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पेट की तैयारी करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम उपाय है सौर सेल। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक घटक है। समझिए प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। इस वक्त जो मैं प्रश्न लेकर आ रहा हूँ वो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक घटक है। आपके ऑप्शन है पौधा, जानवर, मिट्टी, कवक। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक घटक है। पौधा, जानवर, मिट्टी, कवक। तो प्यारे दोस्तों जो पर्यावरण का एक अजैविक घटक माना जाता है वो है मिट्टी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। बात समझ में प्यारे दोस्तों, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान, बी ऑप्शन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी ऑप्शन है भारत मौसम विज्ञान विभाग, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम जिसके द्वारा शुरू किया गया था वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये ऑप्शन बी पे दे रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश है जो अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ए ऑप्शन है भूटान, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है म्यांमार। तो हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन सा देश है जो संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो उस देश का नाम है भारत।
तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस, याद रखिए प्यारे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 2 जुलाई, बी ऑप्शन है 3 जुलाई, सी ऑप्शन है 4 जुलाई, डी ऑप्शन है 5 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है प्यारे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों की काफ़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार की जाती है। तो जिस दिन को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है वो तारीख है 3 जुलाई। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों क्योंकि ये रिजर्व से संबंधित है। तो हाल ही में खबरों में रहा बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है केरल। बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में खबरों में रहा बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपको इसका उत्तर देना है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व यानी कि BRT तो भाई दोस्तों, बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व जो राज्य में स्थित है उस राज्य का नाम है कर्नाटक। तो ये ऑप्शन राइट होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा मियोम्बो वन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में मौजूद है? आपके ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, पढ़ना जरूर देखें। वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक देखेंगे तभी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त हो पाएगा। हाल ही में समाचारों में रहा मियोम्बो वन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में मौजूद है? ए ऑप्शन है अफ्रीका, बी ऑप्शन है यूरोप, सी ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। समाचारों में रहा मियोम्बो मुख्य वन की बात करना है। किसकी? मियोम्बो वन मुख्य रूप से किस महाद्वीप में मौजूद है? अफ्रीका महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो दोस्तों, हाल ही में रहा समाचारों में जो मियोम्बो वन मुख्य रूप से जिस महाद्वीप में स्थित है उस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित भारतीय सीरीज़ क्या है? क्या है भारतीय सीरीज़ क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन है पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक त्यौहार है, बी ऑप्शन है एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है, सी ऑप्शन है मछली की एक नई खोजी गई प्रजाति है, डी ऑप्शन है कमल की एक प्रजाति है। तो भारतीय सीरीज़ क्या है? आपको इसका उत्तर देना है। ऐसे प्रश्न और सिर्फ आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त हो सकता है। चैनल से जुड़िए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए। तो भारतीय सीरीज़ क्या है? तो दोस्तों, भारतीय सीरीज़ जो होता है वो एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष होता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में WMO द्वारा शुरू की गई पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज परियोजना का उद्देश्य क्या है? बात समझ पे दोस्तों, हाल ही में WMO द्वारा शुरू की गई पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज परियोजना का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है अंतरिक्ष अन्वेषण में सुधार करना, आर्कटिक और अंटार्कटिक में मौसम और जलवायु की जानकारी को बढ़ाना, सी ऑप्शन है नए ऊर्जा स्रोतों का विकास करना और डी ऑप्शन है वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना। तो WMO द्वारा जो शुरू की गई ये परियोजना कौन सी? पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज, इसका उद्देश्य क्या है? प्रश्नों को देखिए, ऑप्शन को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं तो आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को लगाने के हैबिचुअल हो जाते हैं दोस्तों।
तो हाल ही में WMO के द्वारा शुरू की गई पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज परियोजना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है? आर्कटिक और अंटार्कटिक में मौसम और जलवायु की जानकारी प्राप्त करना। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में समाचारों में लिखित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि मंत्रालय से संबंधित है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है बंदरगाह, बी ऑप्शन है जहाजरानी, सी जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, बी ऑप्शन क्या है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, सी ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी ऑप्शन है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। हाल ही में समाचारों में उल्लेखित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि समाचारों में उल्लेखित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो प्यारे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसका नाम है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो बी ऑप्शन में दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? पहला ऑप्शन है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, सी है मानस राष्ट्रीय उद्यान और डी ऑप्शन है मोरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ आपके बीच में, जिससे आपको आपका लक्ष्य हासिल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हाल ही में एशियाई सुनहरी बिल्ली जो असम के राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई थी, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपको बताना है, फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो एशियाई सुनहरी बिल्ली असम के जिस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है उसका नाम है मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस बंदरगाह को पर्यावरण जहाज सूचकांक प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। भारत के किस बंदरगाह को पर्यावरण जहाज सूचकांक यानी ESI, ठीक है, ESI प्लेटफॉर्म का पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ए ऑप्शन है कामराजार बंदरगाह, बी ऑप्शन है मुगाओ बंदरगाह, सी ऑप्शन है दीनदयाल बंदरगाह और डी ऑप्शन है कोचीन बंदरगाह। भारत के किस बंदरगाह को पर्यावरण जहाज सूचकांक प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों ये सूचीबद्ध किया गया है जिस बंदरगाह को, उसका नाम है मुगाओ बंदरगाह। तो बी ऑप्शन राइट होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कैटरपिलर कवक जो समाचारों में देखा गया था किस क्षेत्र में स्थानिक है, यानी किस क्षेत्र में स्थित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है प्यारे दोस्तों। कैटरपिलर कवक जो समाचारों में देखा गया था किस क्षेत्र में स्थानिक है? ए ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान, बी ऑप्शन है अमेजन वर्षावन, सी ऑप्शन है तिब्बती पठार और उससे सटे उच्च हिमालय और डी ऑप्शन है साइबेरियन टुंड्रा प्रदेश। किस क्षेत्र में स्थित है? इसका आपको उत्तर देना है। तो प्यारे दोस्तों आपके ऑप्शन थे सहारा रेगिस्तान, अमेजन वर्षावन, तिब्बती पठार और उससे सटे उच्च हिमालय या फिर साइबेरियन टुंड्रा। तो कैटरपिलर कवक जो समाचारों में देखा गया था किस क्षेत्र में स्थानिक है? तो ये स्थानिक है तिब्बती पठार और उससे सटे उच्च हिमालय में। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन भी आपको पसंद आएगा। तो इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। अगर आपके पास कोई अच्छा सजेशन है तो आप दे सकते हैं। चैनल से जुड़िए, लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके UPSC, UPPSC, UPSSC और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ जो टूट जाते हैं पत्थर की चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। प्यारे दोस्तों बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जो नामुमकिन काम है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते उसके लिए भी आप प्रयास कीजिए। अगर आप दिल से कोई चीज़ प्रयास करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़रूर हासिल होती है।
तो कैटरपिलर कवक जो समाचारों में देखा गया था कि क्षेत्र में तिब्बती पठार और उससे सटे उच्च हिमालय। तो दोस्तों आज के सेशन में यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।